हेलो फ्रेंड, आज हम विषय हिंदी कक्षा 10वीं घटक टॉलस्टॉय घर के दर्शन और घटक टॉलस्टॉय का बचपन का विवरण लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा की जानकारी हासिल करेंगे। तो आज हम इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि टॉलस्टॉय जो रूसी लेखक है उन्होंने अपने जीवन यापन कैसे व्यतीत किया, इसकी जानकारी देंगे। तो यहाँ आप लोगों को बताया गया है प्रस्तुत पाठ में रामकुमार वर्मा जी ने प्रसिद्ध रूसी लेखक टॉलस्टॉय जी के जीवन का विवरण दिया है। यहाँ टॉलस्टॉय जी के जीवन, परिवार, भवन, ग्रंथालय, उनकी कृतियां, समाधि आदि के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ इस पाठ में रामकुमार वर्मा जी ने प्रसिद्ध रूसी लेखक टॉलस्टॉय जी के जीवन का विवरण दिया। यहाँ टॉलस्टॉय जी ने जीवन, परिवार, भवन, ग्रंथालय, उनकी कृतियां, समाधि आदि के बारे में विशेष जानकारी हम यहाँ प्राप्त करेंगे। तो किस प्रकार से यहाँ पे उन्होंने अपने जीवन काल में कौन कौन से ग्रंथ वगैरह लिखे हैं, उसमें यहाँ पे रामकुमार जी वर्मा ने प्रकाश डाला है। तो रामकुमार वर्मा जी के शब्दों के अनुसार, बचपन में मैंने टॉलस्टॉय की डायरी कई बार पढ़ी थी। उसमें उन्होंने जो बातें लिखी थी उनके अनुसार आचरण करने का भी मैंने प्रयत्न किया था। मुझे स्वप्न में भी ये भान न हुआ था कभी इस महान लेखक की मातृभूमि में जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मॉस्को में आने के पहले दिन में सबसे प्रबल इच्छा ये थी कि मैं यासनाया पोलियाना जाऊं। यासनाया पोलियाना मॉस्को के दक्षिण में कोई 200 किलोमीटर पर है। जब हम मॉस्को में रवाना हुए तो चारों ओर मंत्र मुग्ध करने वाली दृश्यवली दिखाई पड़ी। देवदार और भोज वृक्षों के जुरमुट पंक्ति बांधे शहरों की भांति खड़ी थे। हम यहाँ दृश्य देखने कभी बातें करते, कभी इस सुषमा का मुखमान करते चले जा रहे थे। हमारी गाड़ी सुंदर सड़क पर पक्षी भांति उड़ी जा रही थी। रास्ते में छोटे छोटे परंतु सुंदर मकान मिले, कुछ काठ के बने थे, कुछ कंक्रीट के चमकदार और लाल रंग के थे। ऐसा लगता था मानो कोई जादूगर अपने खिलौने छोड़ गया है। तो प्रस्तुत पैराग्राफ में जो पंक्तियां में लेखक ने टॉलस्टॉय के बचपन के बारे में उनकी डायरी में पढ़ा था कि उन्होंने कौन सी बातें लिखी और उनके अनुसार कैसे बातों पे आचरण करना चाहिए, कैसे मैं प्रयत्न कर रहा था उनकी बातों पे आचरण करना चाहिए। मेरे लिए एक स्वप्न था कि मैं किस प्रकार से टॉलस्टॉय की मातृभूमि में जा सकूं, उनको नजदीक से देख सकूं। तो उन्होंने यहाँ बताया कि यासनाया और पोलियाना में गए थे वो। यासना पोलियाना में जो दक्षिण में 200 किलोमीटर पर ये जब हम मॉस्को से रवाना हुए तो चारों ओर मंत्रमुग्ध करने वाली पंक्तियां जैसे दृश्य दिखाई दी। देवदार और भोज के वृक्षों के जुर्मुन पंक्ति बांधे शैली की भांति खड़े थे। हम ये दृश्य देखते, कभी बातें करते और कभी जो कंक्रीट की जो सड़क है जहाँ पर टट्टियों घर वगैरह बने हुआ है, हम वहां पे गाड़ी हमारी सुंदर सड़क पर चली जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि हमारी गाड़ी एक पक्षी की भांति चली जा रही है। और हमें ऐसा लगता है कि कंक्रीट के चमकदार और लाल रंग जो काठ बने थे वो कंक्रीट के चमकदार और लाल रंग के थे। ऐसा लगता था मानो कोई जादूगर अपने छोटे खिलौने छोड़ गया हो। मुझे ये देखकर विस्मय हुआ कि एक गांव का नाम चेखोव था। चेखोव ये लंबे समय तक रहते हैं। ये कितनी अच्छी बात है कि इस महान लेखक की स्मृति को सोवियत संघ में संजोकर रखा गया है। रात में हम तुला नामक छोटे किंतु बहुत पुराने शहर में रुके। तुला हमारे यहाँ के प्राचीन नगरों जैसा है। सवेरे हम यासनाया पोलियाना पहुंचे। यासनाया पोलियाना का स्वागत करने के लिए हम अपनी गाड़ी से उतर पड़े। यही वो स्थान है जहाँ की मिट्टी ने विराट प्रतिभा संपन्न मनीषी टॉलस्टॉय को जन्म दिया। तो लेखक यहाँ कहना चाह रहे थे कि वो एक गांव से गुजरे जिनका नाम चेखोव था और चेखोव के बारे में बताया गया कि वो लंबे समय तक रहते हैं। उनका कहना था कितनी अच्छी बात है उस गांव का नाम चेखोव रखा गया, जो लंबे समय तक रहते हैं, गांव भी लंबे समय तक रहेंगे। रात को हम तुला नामक छोटे पुराने शहर में रुके और तुला हमारे यहाँ प्राचीन नगरों जैसा है। सवेरे हम यासनाया पोलियाना पहुंचे। यासनाया पोलियाना का स्वागत करने के लिए हम गाड़ी से उतरे और यहाँ के जो यासनाया और पोलियाना जो मिट्टी जहाँ पर जो मातृभूमि जहाँ पर ये महान लेखक की जन्म दिया था उसके हमने दर्शन दिए। ये टॉलस्टॉय की जन्म स्थान था यासनाया पोलियाना। प्रवेश द्वार पर महान लेखक की ग्रेनाइट की मूर्ति थी जिसके चारों ओर सुंदर कटघरा था। उनकी आकृति पर गंभीर चिंतन और आत्मा की उदात्त भावना झलक रही थी। मैंने कई दिशाओं से मूर्ति के फोटो उतारे और इसके बाद हम चले तो हम उस मूर्ति की
मूर्ति की ही बातें सोच रहे थे। लंबे लंबे देवदार वृक्षों के बीच से होकर इस पर चढ़ाव था, इस पर यातनाया लिखा था। दृश्यावली देखने और मनचाहे फूल लेने के बाद हम इस सुखद मार्ग से आगे बढ़े। चलते चलते हम उस प्रसाद में जहां पहुंचे जहां टॉलस्टॉय रहा करते थे। यहाँ प्रसाद पिछली शती के पहले चरण में बना था। इसके पास ही कभी वो मकान जहां 1828 में टॉलस्टॉय पैदा हुए थे। अब यहाँ पर लेखक कहना चाहता है कि हम वहां से आगे निकले और जहां पर एक बड़ा महान प्रवेश द्वार था, तो वहां पर हमारे लेखक की जो टॉलस्टॉय की ग्रेनाइट की मूर्ति बनी हुई थी। मैंने मूर्ति चारों ओर सुंदरता दिखाई दी, मूर्ति के चारों तरफ से फोटो वगैरह खींचे और मैं मूर्ति की बात सोच रहा था। मूर्ति जो है लंबी लंबी देवदार वृक्षों की चारों ओर से घिरी हुई थी और वहां से स्पष्ट रूप में यासनाया लिखा हुआ था। और मैंने मनचाहे फूल लेकर इस सुगंध मार्ग से आगे बढ़े हम और आगे बढ़ने के बाद में जहां टॉलस्टॉय रहते हो वहां प्रसाद में पहुंचे और जो 1828 में टॉलस्टॉय पैदा हुए थे। अब इस मकान का अस्तित्व नहीं है क्योंकि जहां ये पुराना और जीर्ण शीर्ण हो गया तो एक जमींदार के हाथ भेज दिया गया। उसने इसके मसाले से नया मकान बनवाया। दो पेड़ों के बीच जहां पहले वह मकान था उस जगह लिखा है यह वह मकान था जिसमें टॉलस्टॉय का जन्म हुआ था। तो ये जहां पर टॉलस्टॉय का जन्म हुआ था वो मकान जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गया था। तो वहां के जो किसान ने वो जमींदार जो जमीन वगैरह खरीदा था उसके मसाले से दूसरा घर बनाया था। वहां पे लिखा था कि टॉलस्टॉय का यहाँ पे जन्म हुआ था। जिस मकान में टॉलस्टॉय रहते थे वह बड़ा और सुंदर है। यही उन्होंने अपने महान रचनाएं लिखी और अपने युग के प्रसिद्ध लेखकों से मिले। यासनाया पोलियाना टॉलस्टॉय के नाना का था। टॉलस्टॉय की माँ अपने पिता की एकलौती बेटी थी। टॉलस्टॉय के पिता रूसी सेना में अधिकारी थे। उनके पास कोई विशेष संपत्ति ना थी। वे यासनाया पोलियाना में रहते थे। वोल्कोनस्की ने जब अपनी बेटी की शादी फौजी अफसर से की तो वह प्रसाद दहेज में दिया। तो यहाँ पे बताया गया कि यासनाया पोलियाना टॉलस्टॉय के नाना का था और टॉलस्टॉय की माँ अपने पिता की एकलौती बेटी थी और टॉलस्टॉय के पिता रूसी सेना में अधिकारी थे। उनके पास कोई विशेष संपत्ति ना थी। यासनाया पोलियाना में रहते थे। वोल्कोनस्की ने जब अपनी बेटी की शादी फौजी अफसर से की तो उन्होंने यह प्रसाद उनको दहेज में दिया। टॉलस्टॉय जब 1.5 साल के थे तभी उनकी मां नहीं रही और मृत्यु वियोग का सामना उन्हें 9 साल की उम्र में करना पड़ा। तो यहाँ 1.5 साल में उनकी माता का देहांत हुआ और 9 साल की उम्र में उनके पिता का देहांत हुआ। उनका लालन पालन उनकी फूफी पेलागिया क्लिनितीवला युशकोवा ने किया। जब टॉलस्टॉय बड़े हुए तब वोल्गा नदी के तटवर्ती गजान नगर चले गए। गजान विश्वविद्यालय में उन्होंने अरबी और तुर्की भाषाएं, दर्शन तथा कानून का अध्ययन किया। परंतु यासनाया पोलियाना के लिए वे बराबर लगते रहे। उनके मन में ये बात बैठी हुई थी कि किसानों के बीच रहने से बढ़कर कोई चीज नहीं। टॉलस्टॉय किसानों की तरह खेती करते थे। फिर भी विज्ञान और यात्रा में उनकी रुचि रही, इसलिए वे कार्केशिया चले गए और रूसी सेना में भर्ती हो गए। तो यहाँ टॉलस्टॉय जब 1.5 साल की उम्र थी तो उनके माता का इंतकाल देहांत हुआ। 9 वर्ष की उम्र में उनके पिता का देहांत हुआ। तो उनकी फूफी ने उन्हें पाला पोसा था और पाला पोसने के बाद में फिर वो फूफी जो पेल गया युशकोवा ने उनको पाला। टॉलस्टॉय वोल्गा नदी तट में गजान नगर चले गए और गजान विश्वविद्यालय में उन्होंने अरबी और तुर्की भाषाएं, दर्शन और कानून का अध्ययन किया। परंतु यासनाया पोलियाना के लिए वे हमेशा लगते रहे और फिर वो टॉलस्टॉय को किसानों के बीच में खेती करना अच्छा लगता था। उन्होंने विज्ञान में और यात्रा में रुचि थी, इसलिए वे क्रोडकेशिया चले गए और रूसी सेना में भर्ती हो गए। रूसी सेना उस समय पहाड़ी कबीलों से लड़ रही थी। काकेशिया के जीवन के अनुभव के आधार पर उन्होंने कोस्सा की रचना की। इसमें उनके जीवन की बहुत सी बातें हैं। तो रूसी सेना के बारे में बताया गया कि जिस टाइम में वो रूसी सेना में भर्ती हुई तो वहां उस समय पहाड़ी कबीलों से वो रूसी सेना काकेशिया के जीवन के अनुभव में वो लड़ रहे थे। उनके कोस्सा की रचना की और उनके जीवन की बहुत सी बातें इनमें है। 1862 में टॉलस्टॉय ने 24 वर्ष की आयु में एक चिकित्सक की 18 वर्षीय पुत्री सोफिया आंद्रेवा से शादी की। तो 1862 में टॉलस्टॉय ने 24 वर्ष की आयु में एक चिकित्सक की 18 वर्षीय पुत्री सोफिया आंद्रेवा से शादी की। उसके बाद हम संग्रहालय के निदेशक के साथ संग्रहालय प्रसाद में गए। सबसे पहले हमने टॉलस्टॉय का बहुत ही बड़ा पूरा पुस्तकालय देखा। पुस्तकालय की 28 अलमारियां में लगभग 22,000 पुस्तकें हैं, जिनमें अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांसीसी, लातीन, यूनानी, स्पेनी, इटालियन तथा तातर भाषाओं की पुस्तकें थी। टॉलस्टॉय 13 भाषाएं जानते थे और वृद्धावस्था में भी हिब्रू भाषा इसलिए सीखी थी ताकि वे उन भाषाओं के साहित्य की महान कृतियों का मूल रूप में पढ़ सके। उनकी कुछ कृतियां फ्रांसीसी भाषा में भी है, वे बहुत ही प्रभावी है। तो यहाँ पे बताया गया है कि हम उस संग्रहालय में पहुंचे
जहां बहुत बड़ा प्रसाद यानी बहुत बड़े जो हम बोलते ना प्रसाद को प्रसाद जिस प्रकार से ताबीज वगैरह पकड़ते हैं या किसी की गिफ्ट वगैरह रखा जाता है, तो प्रसाद के बारे में बताया गया। बड़ा बड़ा संग्रहालय था जिसमें पुस्तकालय में 28 अलमारी थे। 28 अलमारियों में 22,000 पुस्तकें रखी गई थी और उसमें अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांसीसी, लातिन, यूनानी, स्पेनी, इटालियन, तातर भाषाओं की पुस्तकें रखी गई थी। और टोल्स्टॉय की 13 भाषा वो जानते थे। वृद्धावस्था में उन्होंने हिब्रू भाषा सीखी थी। उनका ऐसा कहना था कि भाषाओं के साहित्य को समझना अच्छी बात है, तो उन्होंने महान प्रयोग पढ़ने के लिए हिब्रू भाषा सीखी थी। और उनकी कुछ कृतियां फ्रांसीसी भाषा में भी बहुत ही प्रभावी है। पुस्तकालय के बाद हम बैठक खाने में गए जो अनेक तैल चित्रों से सजा हुआ है। इसी कमरे में टोल्स्टॉय अपने समान धर्मा लेखकों से मिलते थे। दीवारों पर अनेक चित्र लगे थे। एक चित्र टोल्स्टॉय की पुत्री मारिया लोवोला का था जिसे वो बहुत प्यार करते थे। लोवोला ने जन कल्याण के कार्यों को अपने जीवन अर्पित कर दिया था। अपंग और निर्धनों की सेवा में बराबर लगी रहती थी। उनकी मृत्यु 1660 में 35 वर्ष की आयु में हो गई। टोल्स्टॉय को उनकी मृत्यु से अति दुख हुआ था। कमरे के बीचों बीच एक बड़ी मेज थी। उसके पीछे दीवार से लगी हुई एक छोटी मेज शतरंज खेलने की थी और उसके बाद कोने में एक अंडाकार मेज थी जिसके इर्द गिर्द गोल पिट वाली कुर्सियां थी। एक बार वही बैठकर टोल्स्टॉय ने अपनी रचनाएं गोर्गी तथा अन्य लेखकों और अपने परिवार वालों को सुनाई थी। तो यहाँ पे बताया गया है कि इसी कमरे में टोल्स्टॉय अपने समान धर्मी लेखकों से मिला करते। दीवारों पे चित्र लटके हुए थे और चित्र टोल्स्टॉय की पुत्री मारिया लोवोला का था जिसे वो बहुत प्यार करते। लोवोला ने जन कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर लिया। उनकी मृत्यु 1660 ईस्वी में 35 उम्र की आयु में हो गई थी और वो टोल्स्टॉय उनकी मृत्यु से अति दुखी थे। और बीचों बीच में एक अंडाकार की गोल मेज रखी हुई थी और गोल पिट के कुर्सियां वगैरह रखी हुई थी जहां पर वो बैठकर रचनाएं लिखा करते थे। दूसरे कोने में टोल्स्टॉय की संगमरमर की मूर्ति थी। नीचे चित्रों के नीचे दीवार के सहारे बहुत बड़ा पियानो रखा था। टोल्स्टॉय ये पियानो बजाया करते थे। उन्हें संगीत का बहुत शौक था। कभी कभी संगीत सुनते सुनते या स्वयं गान वाद्य करते करते उनकी आगे सजल हो जाती। लोकगीत उन्हें विशेष रूप से प्रिय थे। लोकगीतों वो शास्त्रीय संगीत से अधिक मूल्यवान मानते थे। उनका मत था कि इनकी शक्ति प्रेरणा से निहित रहती है जो जनता की आत्मा से अपने आप निकल पड़ती है। जो ही हम टोल्स्टॉय के अध्ययन कक्ष में घुसे हमने एक बड़ी मेज देखी जिस पर लिखने की विविध चीजें रखी थी। मेज पर पुस्तकें ठीक उसी तरह रखी थी जिस तरह लेखक ने उन्हें रखा था। मोमबत्ती भी जिस तरह उन्होंने बुझा दी थी उसी तरह रखी थी। वह ना कभी जलाएगी और ना कभी उसे छुआ गया या किसी ने छुआ। एक तरफ पुस्तकों का शेल्फ होता है जिसमें अनेक पुस्तकें थी। मेरे साथी ने शेल्फ से एक पुस्तक निकाली और कहा देखिए कुछ संबंध गांधी से है। ये महात्मा गांधी जी की पुस्तक दक्षिण अफ्रीका में एक भारतीय देशभक्त की थी। यह पुस्तक महात्मा गांधी ने टोल्स्टॉय के पास भेजी थी। टोल्स्टॉय ने इस पुस्तक के किनारे किनारे अनेक टिप्पणियां लिखी थी। इस कमरे की सबसे उल्लेखनीय वस्तु हुआ तख्त पोष था जिस पर टोल्स्टॉय का जन्म हुआ था। मैंने स्मारक के रूप में उसको फोटो लिया। इसके बाद हम टोल्स्टॉय का शयनागार देखा। वहां उनकी पत्नी के कई चित्र थे। हमने वहां एक घंटी, एक मोमबत्ती और कुछ दूसरी चीजें बिस्तर के पास मेज पर देखी। एक आराम कुर्सी पर उन्हें ऊनी कमीज टंगी हुई थी। एक कोने में सिंगार की अनेक चीजें रखी थी। टोल्स्टॉय सदा स्वच्छ पानी स्वयं लाते थे और गंदा पानी साफ करते थे। वे अपने कमरे को ठीक रखने में किसी और की सहायता नहीं लेते थे। दीवार पर एक बेत, एक चाबुक तथा कुछ चीजें टंगी हुई थी। टोल्स्टॉय अच्छे घुड़सवार थे। एक बार घुड़सवारी में उनकी टांगे में चोट आ गई थी। उस समय बैसाखी का उपयोग करना पड़ा था। वो भी कमरे में रखी है। हमने एक जोड़ा ना बढ़ने वाली घंटियां और एक संदूक देखा जिसमें अब भी टोल्स्टॉय के कपड़े थे। उनके बगल में एक बंद अलमारी थी जिसमें वे अपने लेखकों के मसविदे और पांडुलिपियां रखते थे। इससे मिला हुआ शयनागार उनकी पत्नी का था। उस कमरे की दीवारों पर अनेक चित्र लगे थे। सबसे अधिक उल्लेखनीय चित्र उनके सबसे छोटे पुत्र वालिया का था जो 7 वर्ष की उम्र में परलोकवासी हो गया था। वह जो पुत्र वालिया का था वह 7 वर्ष की उम्र में परलोकवासी हो गया था। वह बालक बहुत ही प्रतिभा संपन्न था। टोल्स्टॉय के ये आशा थी कि एक दिन यह साहित्य में उनका अनुसरण करेगा। बालक की मृत्यु ने उन्हें मर्माहत कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के अवसर पर जर्मन फांसी सेनाओं ने यासनाया पोलियाना पर अधिकार कर लिया, परंतु सौभाग्यवश स्थानीय अधिकारियों ने नासलियों के आने के पहले समस्त मूल्यवान चीजें साइबेरिया भेज दी थी। अगर ऐसा ना होता तो ये सारा अमूल्य भंडार सभ्य जगत के लिए सदैव के लिए नष्ट हो गया होता। नासी सैनिकों ने कई बार प्रसाद को जला देने का प्रयत्न किया लेकिन स्थानीय प्रवासी निवासियों ने बड़े साहस के साथ हर बार आग बुझा दी। युद्ध समाप्त होने के बाद सारी चीजें फिर
फिर ले आई गई गाँव। ऊपर के कमरे देखने के बाद हम टोल्स्टॉय के काम करने कमरे में आए, जो इमारत के नीचे हिस्से में है। गोर्की और चेकोव यहाँ कई बार आए थे। इसी कमरे में अन्ना कोरेनिना, युद्ध और शांति तथा अन्य महान कृतियों की रचना की गई थी। इस कमरे के सुखद शांत वातावरण पर दृष्टि गए बिना नहीं रह सकती है। अब हम टोल्स्टॉय की समाधि देखने गए। देवदार और सरों के लंबे लंबे पेड़ मनीषी टोल्स्टॉय के इस चिर विश्रामागार के पास संतरी जैसे खड़े हैं। भोज वृक्षों की छाया में हरियाली से ढकी ये समाधि है। ऐसे महान लेखक की कितनी सादी समाधि इस महामानव की स्मृति में, जिसने सारे जीवन सीधे साधे जनों की सेवा की। हम नतमस्तक हो गए। तो यहाँ पर टोल्स्टॉय के बारे में दिया गया है कि उनकी टोल्स्टॉय जी का जीवन, परिवार, भगवान, ग्रंथालय, उनकी कृतियां, समाधि आदि के बारे में विशद जानकारी प्राप्त की, किस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन यापन किया। तो रूसी लेखक टोल्स्टॉय के बारे में डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने प्रकाश डाला है कि वो किस प्रकार से उन्होंने जीवन यापन किया और कैसे उन्होंने अपनी कृतियां लिखी और उनके पुत्र का जो उनको दुख हुआ था, उनकी बेटी का दुख हुआ था, फिर आगे चल के वो किस प्रकार से सेना में भर्ती वगैरह हुई, उन्होंने आगे अपनी जिंदगी कैसे संवारी और कैसे कैसे रचनाएं की और वो किस प्रकार से वो वीरगति को प्राप्त हुए और स्वर्गवासी हुए। ये सब डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हमें टोल्स्टॉय के घर के दर्शन के द्वारा बताने का प्रयत्न किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने विषय हिंदी कक्षा 10वीं घटक टोल्स्टॉय घर के दर्शन की जानकारी हासिल की। तो इस प्रकार से ये पाठ यहाँ खत्म होता है। धन्यवाद।